we are back with the same chapter solution. The next topic of the chapter, that is the Raoult's law. In our previous video we have discussed about the Henry's law, its applications and limitations. Now today we will discuss about the Raoult's law. Before discussing the Raoult's law, we must understand the concept of vapor pressure. What do you mean by the vapor pressure of a liquid? क्या होता है किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर? सपोज किसी कंटेनर में हमने कोई वोलेटाइल लिक्विड लिया है, इट इज अ वोलेटाइल लिक्विड. वोलेटाइल लिक्विड यानी वो लिक्विड जो वेपर्स में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं. ऐसे लिक्विड्स को हम वोलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं. तो अगर हमने किसी कंटेनर में वोलेटाइल लिक्विड लिया है तो रूम टेम्परेचर की वजह से, हमारे आसपास के सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है. और क्योंकि हमारा कंटेनर ओपन है, ऊपर से क्लोज नहीं है, इट इज़ एन ओपन कंटेनर, तो ये जो वेपर्स में कन्वर्ट होता है वो सारा एनवायरनमेंट में चला जाता है. और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता. तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड है तो क्लाइमेटिक टेम्परेचर की वजह से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं. सो ऑल द अमाउंट ऑफ द लिक्विड वेपराइजेज और इवेपोरेट्स एंड मिक्सेस इनटू द एनवायरनमेंट. बट इफ वी क्लोज द सेम कंटेनर, अगर हम इस कंटेनर को ऊपर से क्लोज कर दें, we take the closed container and then take the volatile liquid, the same volatile liquid in this. हमने कंटेनर को क्लोज लिया है और उसमें सेम वही volatile liquid डाला है and we are having the free space over here. हमने इस कंटेनर को fully fill नहीं किया है and we are having the free space over here. Then what happens? Same, due to the surrounding temperature, the liquid turns into vapors. बट दीज वेपर्स रिमेन ओवर हियर. वो इस फ्री स्पेस में ही एग्जिस्ट करेगी एंड ड्यू टू द क्लोज कंटेनर द वेपर्स डू नॉट गेट मिक्स इनटू द एनवायरनमेंट. सो ड्यू टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस द प्रोसेस डज नॉट कंटिन्यूज टिल द लिक्विड फिनिशेस. जैसा यहाँ हमने देखा, वेपर्स तब तक बनते हैं जब तक सारा लिक्विड कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता. क्लोज कंटेनर में ऐसा नहीं होगा. यहाँ वेपराइजेशन तब तक ही होगा जब तक कि ये फ्री स्पेस फुली ऑक्यूपाई नहीं हो जाता, फुली फिल नहीं हो जाता. तो ऐसी कंडीशन में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर अमाउंट के वेपराइजेशन के बाद फिर से वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. और उस कंडीशन को जब कोई वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. तो इस कंटेनर में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों होने लगते हैं. लिक्विड से वेपर का बनना और वेपर से फिर से लिक्विड का बनना शुरू हो जाता है. और ऐसी कंडीशन जहाँ पर वेपराइजेशन और कंडेंसेशन सेम स्पीड में होते हैं, सेम टाइम में होते हैं, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. सो वी कैन से द रेट ऑफ इवेपोरेशन becomes equal to the rate of condensation and that position is named as equilibrium. You have already studied the term equilibrium in your 11th standard chapter 7 where we have studied that what the equilibrium is. We have studied that when the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, the position is known as equilibrium. So here the forward reaction is evaporation and the backward reaction is condensation. So whenever the rate of evaporation and condensation becomes equal, the condition is equilibrium. So how it is related with the vapor pressure of the liquid? Whenever the container is in equilibrium with the liquid and its vapors, a particular pressure is exerted by the vapors of the liquid particles on the surface of its liquid, and that pressure is named as
vapor pressure or saturated vapor pressure of the liquid present in the container. So what happens if we mix some another substance or a solute in the same liquid? Does water vapor changes or not? Let us discuss about the same. Now in the same container we are adding some solute. Suppose initially we are having a volatile liquid in it, and now we have added some solute in it. Now the combination is solution. Previously we are having only the solvent, then we have added some solute in it, and combinedly we get a solution. Does the vapor pressure of the solution is equal to the previous solvent or the volatile liquid we are having in the container? No, it gets affected by the solute or the nature of the solute. Now let's discuss what happens and what type of solute affect the nature of vapor pressure. Let's see what happens when we add the solute and how it affects the vapor pressure. First of all, in first condition we are adding non-volatile solute in volatile solvent to make a solution. As we know that the container is previously having only the solvent. Here we are having solvent. We can say that the vapor pressure exerted due to the particles of solvent in the closed container, the vapor pressure due to these vapors is P naught. P naught is the vapor pressure of pure solvent over here. And then in the same container we are adding few particles of non-volatile solute and then heat it to mix it properly. So what happens? Now again we are having the vapors of the same, that is the volatile solvent, because the solute is non-volatile or solute is non-volatile, it cannot be converted into vapors. Then is this vapor pressure is equal to the previous condition? No. Why? Why it happens? Vapor pressure is a surface phenomenon. It is not like a boiling, it is a surface phenomenon. Suppose we are having all the volatile molecules of solvent at the surface. These surface particles convert into vapors, and then the second layer and third layer and so on converts into the vapors. Due to the surface phenomena, the bulk is not taking part in evaporation, only the upper layer is taking part in evaporation. When we mix any non-volatile solute in the solvent, then the surface is occupied by two types of particles, the volatile and non-volatile. Now the surface is occupied by two types of molecules, the volatile particles and non-volatile particles of solvent and solute. So due to the surface phenomena evaporation, only the volatile particles can get converted into the vapors and non-volatile remain over here only. As soon as the upper layer of volatile liquid converts into vapor, the lower particles take place of it and they also convert into the vapors. जैसे जैसे volatile particles vapor में convert होंगे, नीचे से volatile particles की layer वहाँ replace हो जाएगी और उसके भी vapors बनेंगे. लेकिन नॉन वोलेटाइल अपनी ही जगह पर रहेंगे, जिसकी वजह से उन्हें कोई रिप्लेस नहीं करेगा और इस प्रोसेस की वजह से नॉन वोलेटाइल पार्टिकल की जगह से जो वेपर्स बनने चाहिए वो नहीं बनेंगे.
तो हम कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर P माना जाए तो वी कैन से दैट द वेपर प्रेशर ऑफ V इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ P नोट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा डाला गया सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल था, लेकिन अगर डाला गया सॉल्यूट भी वोलेटाइल होता तो ऐसा नहीं होता। उस कंडीशन में हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी वेपर्स में कन्वर्ट होते और हमारा वेपर प्रेशर पहले की तरह ही हाई हो जाता। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम किसी सॉल्यूट में कोई सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो उसकी वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल नेचर हमारे वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करती है। लिक्विड में लिक्विड के मिक्स करने पर बनने वाले सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की स्टडी सबसे पहले राउल्स ने की थी। तो इसी बेसिस पर हम राउल्स लॉ को स्टडी करते हैं। राउल्स लॉ according to Raoult's law, at a constant temperature, partial pressure of a solute present in solution made by volatile solvent is directly proportional to the mole fraction of solute particles at a constant temperature. Vapor pressure of a solute present in a solution made by solvent is directly proportional to the mole fraction of the solute particles present in that solution. So we can say the P is directly proportional to X. If P is the partial pressure of that solute, then X is the mole fraction of that solute particles. So we can say P is equals to partial pressure and X is mole fraction of solute. Whenever we remove the proportionality, we write the proportionality constant. So here we use the proportionality constant P naught. P naught is the vapor pressure of pure solute. P नोट जहाँ पर प्योर सॉल्यूट का जब वो सॉल्यूशन में नहीं डाला गया था, सॉल्यूशन नहीं बनाया गया, उसे सॉल्वेंट में ऐड नहीं किया गया, उस कंडीशन में उसका वेपर प्रेशर है। तो हम कहते हैं कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालकर, वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालकर सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो उस सॉल्यूशन पर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट या सॉल्यूट की वजह से लगने वाला वेपर प्रेशर उसी कंपोनेंट या सॉल्यूट के मोल अंश या मोल घटक के समानुपाती होता है। जहाँ हम कहते हैं P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X और P इज इक्वल टू P नोट X, जहाँ P उस X के मोल्स की वजह से लगने वाला पार्शियल प्रेशर है, X मोल्स का मोल फ्रैक्शन है और यहाँ P नोट उस शुद्ध विलय का वास्तविक दाब है। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं
कि राउल्स ने हमें सबसे पहले बताया कि किसी भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन डिसाइड करता है कि उस सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट से कितना पार्शियल प्रेशर क्रिएट होगा। अगर हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, अगर हम ए और बी को यूज़ करके कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, हमने कहा ए और बी मिलकर एक सॉल्यूशन बन गया जिसमें ए हमारा सॉल्वेंट और बी हमारा सॉल्यूट है, तो हम इसके लिए राउल्स लॉ को कैसे डिराइव करेंगे। ए और बी से मिलकर बना हुआ है सॉल्यूशन, जहाँ ए हमारा सॉल्वेंट और बी हमारा सॉल्यूट है। तो अब हम इसके लिए राउल्स लॉ को डिराइव करेंगे। हमने अपनी क्लास 11 के चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में डाल्टन्स थ्योरी पढ़ी थी, जहाँ डाल्टन ने कहा था कि अगर कोई भी सॉल्यूशन अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना है तो उस पूरे सॉल्यूशन पर लगने वाला वेपर प्रेशर उन कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। अगर हम कहें कि P हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल्स टू PA प्लस PP, जहाँ PA हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और PB हमारे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होगा। तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, PA सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, PB हमारे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जिसे हम पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे, और टोटल दोनों को मिलाकर बनने वाला वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो P। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग हम कहते हैं P इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। अब हम इंडिविजुअली PA और PB को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले PA जो एक सॉल्यूशन के लिए है, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA यानी PA यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल से लगने वाला पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। PA इज इक्वल्स टू PA नोट XA अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। यहाँ पर PA नोट हमारे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जब उसे सॉल्यूशन में नहीं कन्वर्ट किया गया था उससे पहले का। इसी तरह से हम PB के लिए लिखते हैं, PB इज इक्वल्स टू XB, PB नोट XB, जहाँ PB नोट हमारे प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन बनाने से पहले। इस तरह से हमारे पास दो टर्म्स आ गई राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, PA और PB। इन दोनों को डाल्टन की इक्वेशन में हम प्लेस करेंगे तो बन गया फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू PA नोट XA प्लस PB नोट XB। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। P इज इक्वल्स टू PA नोट XA प्लस PB नोट XB। अब यहाँ पर हमने जो सॉल्यूट लिया है वो एक वोलेटाइल मानते हैं। हम मानते हैं कि हमारा सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल, तो दोनों के ही पार्शियल प्रेशर्स होंगे जो सॉल्यूशन को इफेक्ट करेंगे। अब यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम XA और XB के बीच में एक रिलेशन बना सकते हैं जिसे मोल फ्रैक्शन की वजह से फ्रैक्शनल रिलेशन कहते हैं। एंड एज यू ऑल नो दैट द सम ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस is always equals to 1. Therefore, XA is equals to 1 minus XB. हम XA को XB की टर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने जो सॉल्यूट डाला है वो हम जानते हैं हम कितना अमाउंट डाल रहे हैं, तो उसकी अमाउंट के अकॉर्डिंग हम इजीली पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। तो वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल इक्वेशन XA is equals to 1 minus XB, and now we place the value of XA in place of XA. P is equals to PA naught 1 minus XB plus PB naught
B। अब हमारे पास दोनों ही टर्म्स सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गई, जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज़ P इज इक्वल्स टू PA नोट माइनस PA नोट XB। क्या किया है मैंने केवल ब्रैकेट को ओपन किया है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए पहले 1 से मल्टीप्लाई किया PA नोट, सो आई गेट PA नोट इटसेल्फ, देन प्लस माइनस माइनस बन गया, एंड हियर PA नोट XB हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आई हैव नोटेड डाउन दिस एज यूजुअल। दिस इज द ओपन पार्ट ऑफ द अबव रिएक्शन। हमने इस इक्वेशन को ओपन किया है, नथिंग एल्स। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमें भी सिमिलर मिल सकता है, तो हम इसे सिमिलर को आउट करते हैं। P इज इक्वल्स टू PA नोट प्लस XB, PB नोट माइनस PA नोट। क्या किया है बेटा हमने यहाँ से XB को कॉमन लिया है प्लस साइन के साथ। हमने इस माइनस को कॉमन में नहीं लिया है, वी हैव टेकन कॉमन ओनली द प्लस XB, एंड नाउ पीछे बचा PA नोट विद नेगेटिव चार्ज एंड PB विद पॉजिटिव चार्ज। PB इज पॉजिटिव हमने आगे लिखा है, PA नेगेटिव हमने पीछे लिखा है, एंड वी गेट द फॉर्मूला लाइक दिस। In this formula we can say the PA note is fixed for every solvent, PB note is fixed for every pure solute, so P is directly proportional to XP। हमारा सॉल्यूशन पर लगने वाला टोटल प्रेशर जो है वो किससे इफेक्टेड होगा? हमारे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से इफेक्टेड होगा। ये तो बात हुई अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो वॉलेटाइल है, उसके वेपर्स बनते हैं, उसका वेपर प्रेशर होता है। लेकिन क्या होता अगर हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स नॉन वॉलेटाइल होते? तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि अगर सॉल्यूशन किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट से बना है तो उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा। सो विल डिराइव द राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। This is the derivation for Raoult's law containing volatile solute as well as volatile solvent. Again we are taking the similar example where solvent A is being mixed with solute B to form a solution AB. But now one difference is there, it is volatile in nature whereas this is non-volatile in nature. Solute is non-volatile and solvent is volatile. So same as the Dalton's law, P is equals to PA plus PB, the partial pressure of solvent plus partial pressure of solute. According to Raoult's we can convert it as PA naught XA plus PB naught XB. These are the values of PB on the basis of Raoult's law. Raoult's law ने हमें बताया था PA is equals to PA naught XA and PB is equals to PB naught XB। ये हमने Raoult's law के अकॉर्डिंग अभी डिराइव किया था, तो इसी को हमने यहाँ यूज़ किया है और हमारे पास टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन गया। बट एज वी नो दैट आवर सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल है तो हम कह सकते हैं PB इज इक्वल्स टू PB नोट XB एंड विच इज इक्वल्स टू 0 because for the non-volatile solutes no vapors are formed and no vapor pressure is there, so we can say it is 0. Now what happens when one thing is 0? We can say P is equals to PA naught XA plus 0 or P is equals to PA naught XA. The total vapor pressure of the solution is dependent on only the vapor pressure of the solvent particles. It is unaffected by the solute particles. Is it clear to all? So we can say that when a non-volatile solute is being added,
the amount of vapor pressure of the complete solution decreases because it is only due to the vapor pressure of the solvent. Solute is not taking part in the contribution of vapor pressure. In our next video, we will discuss about the ideal and non-ideal solutions and also the types of non-ideal solutions. Thank you everyone for watching video carefully.